हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट 2027 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं सुनील अहिरवार आज आप लोगों के लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 के हिंदी के जो 2024 में पात्रता परीक्षा हुई थी 11 नवंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य इसमें क्या नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है, वह गीत की 2 लड़ियां गाती है। ऑप्शन दूसरा है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। ऑप्शन तीसरा है, उसका कहना झूठ समझा गया। ऑप्शन चौथा है, सभापति ने भाषण पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, यह शुद्ध वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ता था दा धा ना है। ता था दा धा ना क्या है बताना है। ऑप्शन पहला है मूल व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है स्पर्श व्यंजन और चौथा है ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ता था दा धा जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए बताना है। ऑप्शन पहला है, कहानी का अंत परिवर्तित करना। ऑप्शन दूसरा है, कहानी को आगे बढ़ाना। ऑप्शन तीसरा है, कहानी को अपने शब्दों में कहना। ऑप्शन चौथा है, कहानी को दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी को आगे बढ़ाना संरचनात्मक पद्धति में भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि दोस्तों सबसे कम प्रभावी है बताना है। ऑप्शन पहला है रचनात्मक, दूसरा है मौखिक, तीसरा है लिखित, चौथा है प्रयोगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि जो सबसे कम प्रभावी है वो हो जाएगी प्रयोगात्मक विधि। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है बताना है। ऑप्शन पहला है आगमन निगमन विधि, दूसरा है प्रत्यारोपण विधि, तीसरा है व्यंजन विधि, चौथा है द्विगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो आगमन निगमन विधि है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। निम्न में से किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। ऑप्शन पहला है प्रस्तावना से, दूसरा है स्पष्टीकरण से, तीसरा है अनुच्छेदन से, चौथा है स्पष्टीकरण एवं अनुच्छेदन वचन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि बालक को प्रस्तावना से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न वर्णमाला डैश डैश है। निम्न वर्णमाला डैश डैश है बताना है। मुहावरों का समूह, निम्न में से वर्णमाला डैश डैश है, से यहाँ पर मिसिंग हो गया दोस्तों, तो से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, निम्न में से वर्णमाला डैश 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 है। तो पहला है मुहावरों का समूह, दूसरा है शब्दों का समूह, तीसरा है वर्णों का समूह, चौथा है वाक्य का समूह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्णमाला जो है वर्णों का समूह है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है। निम्न में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है बताना है। पहला है केवल बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास करना।
ऑप्शन दूसरा है केवल धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। तीसरा है केवल बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ। ऑप्शन फोर्थ है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है वाचन का अभ्यास कराना एवं धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाचन का अभ्यास कराना एवं धारा प्रवाह की वाचन की योग्यता प्रदान करना। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से क्या उपचारात्मक शिक्षण की एक समस्या नहीं है। इनमें से क्या उपचारात्मक शिक्षण की समस्या नहीं है बताना है। पहला है नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना। दूसरा है संजय का पाठ्यपुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना। तीसरा है सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना। चौथा है राजीव का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय का पाठ्यपुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना उपचारात्मक शिक्षण की एक समस्या नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आयोग ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को विगत 6-7 वर्षों में जितनी भी बार टीईटी की पात्रता परीक्षा हुई है लगभग एमपी टेट में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखें। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। पहला है श्यामपट्ट का, दूसरा है प्रश्न पूछने का, तीसरा है सामान्य बोलचाल का, चौथा है पाठ्यपुस्तक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सामान्य बोलचाल का। एक भाषा शिक्षक को पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है बताना है। पहला है शिक्षक अनुभव, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है शैक्षिक उद्देश्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन त्रिकोण का जो भाग नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण अनुभव, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से क्या विकास से संबंधित नहीं है। विकास से जो संबंधित नहीं है बताना है। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है कार्य क्षमता में परिवर्तन, तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन, चौथा है स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो विकास से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आकार में परिवर्तन। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार कौन सा नहीं है बताना है। पहला है औपचारिक व्याकरण पाठ, दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण पाठ, तीसरा है प्रासंगिक व्याकरण पाठ, चौथा है मौन पाठ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा व्याकरण शिक्षण का जो पाठ का प्रकार नहीं है वो हो जाएगा मौन पाठ, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14, किलपैट्रिक ने प्रयोजनों का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है। किलपैट्रिक ने प्रयोजनों का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है बताना है। पहला है उपभोक्तात्मक, दूसरा है समस्यात्मक, तीसरा है रचनात्मक, चौथा है क्रियान्वयन। तो जो किलपैट्रिक ने प्रयोजनों का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियान्वयन में नहीं किया है। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आज निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो पहला है समाचार पत्र का वाचन करना, दूसरा है शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, तीसरा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना।
तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अभी नहीं आया दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा, आप टीईटी पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आयोग आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश देता है हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। तो वैसे ही मैंने भी इसको लिया है वहाँ से, जो मैंने पेपर सेट किया है शिफ्ट 1 का 11 नवंबर का। तो ये नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो ये मैंने सारा पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ना है अच्छे से और आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक डैश 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 निकट है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक डैश 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 के निकट है बताना है। पहला है किसानों के, दूसरा है केवल वैज्ञानिकों के, तीसरा है केवल धातुओं के, चौथा है मानव के। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक मानव के निकट ही है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खालिस्तान में क्या आएगा बताना है। पहला है हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है, दूसरा है भावों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तीसरा है योजनाओं का समन्वय नहीं होना, चौथा है हर्ष विषाद को नहीं समझ पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वास्तविक साहित्यकार वह है जो खालिस्तान। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वास्तविक साहित्यकार वह है जो खालिस्तान। पहला है विश्वात्मा का ही स्वरूप हो, दूसरा है सबके सुख दुख को अभिव्यक्ति न दे सका हो, तीसरा है अपनी कृतियों को प्रासंगिक अनुवाद करे, चौथा है रचनाओं के निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि न करे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वास्तविक साहित्यकार वह है विश्वात्मा का स्वरूप जो हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहित्य वह जादू की लड़ी लिखा है, यहाँ पर लकड़ी है, लड़ी की जगह लकड़ी लिखना है हमें, लकड़ी। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो डैश 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 विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो ऑप्शन पहला है केवल पशुओं में, दूसरा है केवल ईंट पत्थरों में, तीसरा है केवल पेड़ पौधों में, चौथा है पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पशुओं में, ईंट पत्थरों में एवं पेड़ पौधों में, सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण बताना है दोस्तों। तो पहला है स्वार्थी, दूसरा है सुरेंद्र, तीसरा है उद्धार, चौथा है शयन। तो दोस्तों आपको बता दूं जो व्यंजन संधि का जो सही उदाहरण वो होगा जो होगा उद्धार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड में दीर्घ संधि है और इसमें भी दीर्घ संधि है और बाकी इसमें आपको कौन सी है, इसमें हो जाएगी कौन सी, सॉरी इसकी याद नहीं आ रही दोस्तों। बाकी तीनों की बाकी जो हमारा तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन पहला है दिशा, तो दिशा आपका स्त्रीलिंग हो गया, गंगा भी आपका स्त्रीलिंग, तृतीया भी स्त्रीलिंग, बुढ़ापा जो है हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब जैसा कि आयोग गद्यांश पूछता है हिंदी के पेपर में, तो वैसा के वैसा ही गद्यांश भी सेट किया है मैंने। गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन का चयन करना है। गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को कम पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। दूसरा है, हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाए हैं। उनके सुख एवं हर्ष में ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाए हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से कम विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ है, हम मनुष्य होने के कारण जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाए हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। हम मनुष्य होने के कारण जगत के परिणाम में अपने अधिक पाए हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सत्य है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य असत्य है बताना है। पहला है, मानव हृदय जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा है। दूसरा है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तीसरा है, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। चौथा है, सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो। तो असत्य कथन बताना है दोस्तों इसमें। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर जो होगा पहला वाला हो जाएगा, मानव हृदय जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा है, यह कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया है अब आपका, पहले गद्यांश था, पद्यांश आया है। निर्देश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। तो ये आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो मैंने क्वेश्चन सेट किया है। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है बताना है। पहला है भारत माता, दूसरा है सूरवीर, तीसरा है कृष्ण की लीलाएं, चौथा है कवि का बच्चों के प्रति स्नेह। तो 24 का जो हमारा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उचित शीर्षक जो है वो होगा भारत माता। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कवि ने दो मुकुट डैश 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 बताए हैं। निम्नलिखित में से कवि ने दो मुकुट डैश 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 बताए हैं। पहला है सूर्यचंद्र, दूसरा है खग और वृंद, तीसरा है फूल तारे, चौथा है मूर्ति सर्वेश। तो 25 का जो कवि ने दो मुकुट बताए हैं वो होंगे सूर्य और चंद्र। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयुक्त पद्यांश में प्रेम का प्रतीक खालिस्तान है। उपयुक्त पद्यांश में प्रेम का प्रतीक खालिस्तान है। पहला है तारामंडल, दूसरा है सूर्य, तीसरा है मूर्ति, चौथा है नदियाँ। तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेम का प्रतीक जो है वो हो जाएंगी आपकी नदियाँ। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयुक्त पद्यांश में कवि के अनुसार मातृभूमि डैश 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 है। उपयुक्त पद्यांश में कवि के अनुसार मातृभूमि खालिस्तान क्या है बताना है। पहला है नदियाँ, दूसरा है सत्य की सजीव प्रतिष्ठा, तीसरा है ईश्वर की सगुण मूर्ति, चौथा है जल की सजीव मूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ईश्वर की सगुण मूर्ति। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
कवि के अनुसार मातृभूमि जो है ईश्वर की सगुण मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो समास से क्वेश्चन आया है। पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। पहला होगा अव्ययीभाव समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है द्विगु समास। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों अभी एक और क्वेश्चन आया था, उसमें पुल्लिंग पूछा था, इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो डाकू जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा, बैसाख भी पुल्लिंग हो जाएगा, ज्येष्ठ भी पुल्लिंग हो जाएगा, यमुना जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है। उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है। पहला है बादल, दूसरा है नदियाँ, तीसरा है शेषफन, चौथा है बंदीजन। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद्यांश के अनुसार मातृभूमि का अभिषेक जो है वो बादल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।